गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हार्ड कंसेप्ट पर। आज की क्लास में देखेंगे रिवेट कनेक्शन। ठीक है, बोल्टेड कनेक्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, रिवेट कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और एसेंट्रिक कनेक्शन भी पढ़ेंगे। एसेंट्रिक कनेक्शन टू टाइप्स के होते हैं, ब्रैकेट फर्स्ट एंड ब्रैकेट सेकंड। दोनों को आज कंप्लीट कर लेंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। रिवेट कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। देखो, ये आपका रिवेट है। इस ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, हेड, और नीचे वाले पोर्शन को क्या बोल देंगे, सेंक। ठीक है, अब इसका डायमीटर क्या होने वाला, मतलब सेंक डाया क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, द स्ट्रेंथ कैलकुलेशन ऑफ रिवेट इज बेस्ड ऑन इट्स सेंक डायमीटर। इसका मीन्स क्या हुआ, जो रिवेट की स्ट्रेंथ है वो किस पर बेस्ड है, सेंक डायमीटर पर बेस्ड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो सेंक, या इसी को बोल देंगे नॉमिनल डायमीटर, या इसको बोल देंगे सेंक डायमीटर, या बोल देंगे नॉमिनल डायमीटर। ठीक है, इसको किससे डिनोट कर रहे हैं, 5 से। ठीक है, और इसके बाद आता है क्या, होल डायमीटर। ठीक है, या इसी को क्या बोलते थे, ग्रॉस डायमीटर। ठीक है, इसको डिनोट करेंगे किससे, डी से। अब याद करो, बोल्टेड कनेक्शन में अपन ने जो सेंक डायमीटर डिनोट किया था वो डी से डिनोट किया था, और होल डायमीटर किया था वो डी नॉट से डिनोट किया था। लेकिन रिवेट कनेक्शन में जो सेंक डायमीटर है वो 5 से डिनोट करेंगे, और जो होल डायमीटर है वो डी से डिनोट करेंगे। कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कंपेयर करके पढ़ना तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है कोडल प्रोविजन। ठीक है, कोडल प्रोविजन में जो डी की वैल्यू है, और डी को किससे डिनोट किया है, डी को बोलते हैं होल डायमीटर। ठीक है, होल डायमीटर की वैल्यू कैसे कैसे होने वाली है वो कोडल प्रोविजन के द्वारा देखते हैं। देखो, डी इक्वल टू 5 + 1.5 mm इफ 5 इज लेस देन 25 mm। ठीक है, जो सेंक डायमीटर है यदि 25 mm से कम है तो जो D इक्वल टू हो जाएगा वो 5 + 1.5 mm। इसका मीन्स क्या हुआ, जो आप होल डायमीटर निकालेंगे या ग्रॉस डायमीटर निकालेंगे तो आपको देखना है जो आपका सेंक डायमीटर है वो यदि 25 से कम है तो उसमें 1.5 mm क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, दूसरा केस क्या बनता है, D इक्वल टू 5 + 2 mm। इसका दूसरा केस ये बन जाएगा, इफ 5 इज ग्रेटर देन 25 mm। समझ में आ रहा है, यदि 5 की वैल्यू 25 mm से ज़्यादा है तो आपका जो होल डायमीटर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 + 2 mm, मतलब 2 ऐड कर देंगे। समझ में आ गया, तो आपके 2 केस बन गए। होल डायमीटर निकालने के लिए 2 केस बना लिए अपन ने। देखो, होल डायमीटर को डी से डिनोट करते थे और सेंक डायमीटर को 5 से डिनोट करते थे। ठीक है, यदि सेंक डायमीटर की वैल्यू 25 से कम है तो जो होल डायमीटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 + 1.5 mm, मतलब 1.5 उसमें ऐड कर देना है। ठीक है, यदि सेंक डायमीटर की वैल्यू 25 mm से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, यदि आपको होल डायमीटर निकालना तो उसमें 2 ऐड कर देंगे। इतनी चीज़ समझ में आ गई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं रिवेट कैपेसिटी। देखो, अपन ने बोल्टेड कनेक्शन में पढ़ा था क्या, बोल्ट कैपेसिटी, यहाँ हो जाएगी रिवेट कैपेसिटी। ठीक है, रिवेट कैपेसिटी उसी को बोल देंगे रिवेट वैल्यू। अब ये बताओ, वहाँ क्या देखते थे, बीयरिंग शेयरिंग में जो मिनिमम होती थी वही देखते थे, यहाँ भी यही देखना। मतलब जो रिवेट कैपेसिटी होगी वो मिनिमम ऑफ शेयरिंग स्ट्रेंथ एंड बीयरिंग स्ट्रेंथ, मतलब आप शेयरिंग स्ट्रेंथ निकालोगे और बीयरिंग स्ट्रेंथ निकालोगे, उसमें जो वैल्यू मिनिमम होगी वही क्या हो जाएगी, रिवेट कैपेसिटी या रिवेट वैल्यू। इतनी चीज समझ। शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट देखते हैं। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से देखना है, इसके न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा आपने शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। ठीक है, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको बड़े ध्यान से देखना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टाउ VF × π/4 d² × n। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, अब वेयर लिख लेते हैं, वेयर टाउ VF इक्वल टू परमिसिबल वैल्यू ऑफ शियर
ठीक है, और डी क्या है, होल डायमीटर, होल डायमीटर, या इसी को क्या बोल सकते हैं, ग्रॉस डायमीटर, ठीक है, ग्रॉस डायमीटर। इतनी चीज़ समझ में आ गई। मतलब सिंपल सी बात है, यदि आपको शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट फाइंड आउट करना है तो कुछ नहीं करना, टाउ वी एफ इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एन कर देना है, आपका शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट आ जाएगा। इतनी चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। अब अपन देखते हैं क्या, वियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, इसके फॉर्मूले लिखते जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है। वियरिंग स्ट्रेंथ, ठीक है, बियरिंग स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका फॉर्मूला देखो, बियरिंग स्ट्रेंथ इक्वल टू सिग्मा बी इंटू डी इंटू टी मिनिमम, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा बी इंटू डी इंटू टी मिनिमम, ठीक है। इसमें भी वेयर लिख लेते हैं, वेयर सिग्मा बी इक्वल टू परमिसिबल वैल्यू, परमिसिबल वैल्यू ऑफ वियरिंग, वियरिंग, सिंपल सी बात है। डी क्या हो जाएगा, होल डायमीटर, और टी मिनिमम क्या है, मिनिमम थिकनेस। इतनी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। यदि आपकी वियरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने को आता है तो आप क्या कर दोगे, सिग्मा बी इंटू डी इंटू टी मिनिमम फॉर्मूला लगा दोगे, आप वियरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब देखो मैंने आपकी टेबल, देखो इस टेबल के बिना आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस टेबल को बड़े ध्यान से देखना। देखो आपके दो ऑपरेशन होते हैं, एक होता है स्वैप ऑपरेशन और दूसरा क्या होता है, फील्ड ऑपरेशन, ठीक है। दोनों के लिए वैल्यू अलग अलग है। किसकी वैल्यू, एक होता है टाउ बी एफ, एक होता है सिग्मा बी। टाउ बी एफ क्या था, परमिसिबल वैल्यू ऑफ शेयर, और सिग्मा बी क्या था, परमिसिबल वैल्यू ऑफ बियरिंग। देखो यहाँ पे फिर से देख लेते हैं एक बार। देखो जब आप शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकालते थे तो आपको क्या, टाउ बी एफ मिला था, ठीक है। और जब बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकालते हो तो आपको क्या मिला था, सिग्मा बी मिला था, ठीक है। दोनों की वैल्यू डिपेंड करती है ऑपरेशन पर, ठीक है। स्वैप ऑपरेशन एक फील्ड ऑपरेशन है, ठीक है, और उसमें भी दो कंडीशन बनती है, दोनों कंडीशन बड़े ध्यान से देखना है। देखो यदि आपका स्वैप ऑपरेशन है, ठीक है, केस स्वैप ऑपरेशन वाला है, ठीक है, एक होता है पावर ड्राइवन, एक होता है हैंड ड्राइवन, ठीक है। यदि पावर ड्राइवन का केस बनता है तो जो टाउ बी एफ की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 100, इसको बड़े ध्यान से देखना, और सिग्मा बी की वैल्यू कितनी होगी, 300, ठीक है। हैंड ड्राइवन का केस बनता है तो जो टाउ बी एफ की वैल्यू हो गई वो कितनी होगी, 80, और सिग्मा बी की वैल्यू कितनी होगी, 250। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस टेबल को बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। केवल आपको एक टेबल याद करनी है, दूसरी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, अभी ही करवा दूंगा, ठीक है। तो पहली टेबल में आपको क्या समझ में आया, यदि स्वैप ऑपरेशन का केस है तो उसमें दो पॉइंट बनेंगे, एक क्या बनेगा, पावर ड्राइविंग, एक बनेगा हैंड ड्राइविंग। यदि पावर ड्राइविंग है तो टाउ बी एफ की वैल्यू 100 हो जाएगी, सिग्मा बी की वैल्यू 300 हो जाएगी। यदि हैंड ड्राइविंग है तो टाउ बी एफ की वैल्यू 80 हो जाएगी, और सिग्मा बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250 हो जाएगी। यहाँ तक चीजें समझ चुके हो, ठीक है। इसके बाद आता है फील्ड ऑपरेशन। फील्ड ऑपरेशन में कुछ नहीं करना, जो स्वैप ऑपरेशन की वैल्यू थी उसको 10% रिड्यूस कर देना है, ठीक है। अभी समझा रहा हूं, देखो अभी अभी आपने देखा पावर ड्राइविंग में जो आपका टाउ बी एफ की वैल्यू थी वो 100 थी और सिग्मा बी की वैल्यू 300 थी। अब देखो इसमें 10% क्या करना है, रिड्यूस करना है, याद करो। तो पहले 100 थी, यदि उसमें 10% रिड्यूस कर दूंगा तो क्या आ जाएगी, 90 आ जाएगी, ठीक है। पहले 300 थी, यदि उसको 10% रिड्यूस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 270, ठीक है। ऐसे ही हैंड ड्राइविंग में करेंगे, पहले आपकी देखो कितनी थी, ध्यान से देखना, 80 थी, यदि इसका 80 का 10% देखें तो कितना होता है, 8, और उसमें 8 लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 72। ऐसा ही देखो इसकी कितनी वैल्यू थी, देखो ध्यान से देखना बिल्कुल, इसकी वैल्यू थी 250, 250 का 10% कितना होता है, 25। यदि इसमें 25 लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 225। इतनी चीज समझ में आ गई। लेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फील्ड ऑपरेशन में क्या होता है, जो स्वैप ऑपरेशन की वैल्यू होती है वो 10% रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। मतलब जितनी वैल्यू उसमें 10% रिड्यूस कर देंगे। समझ में आ गया। तो आपको एक टेबल याद करनी है, दोनों टेबल ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी, ठीक है। केवल एक ही याद कर लेना, दूसरे में आपको 10% रिड्यूस कर देना, ठीक है।
और कंडीशन क्वेश्चन में देखना वो शॉप ऑपरेशन की बात कर रहा है कि फील्ड ऑपरेशन की बात कर रहा है। इतनी चीजें समझ में आ गई, ठीक है। यदि आता है बिंड केस, बिंड केस में क्या होता है, बिंड वाले में जो ये शॉप ऑपरेशन की वैल्यू है, दीज वैल्यू का मतलब होता है जो शॉप ऑपरेशन की वैल्यू है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, शॉप ऑपरेशन की वैल्यू इंक्रीज बाय 25%। मतलब यदि बिंड का केस बढ़ रहा है तो जितनी वैल्यू है शॉप ऑपरेशन की, जो वैल्यू आई थी उसमें क्या करेंगे, 25% इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया। देखो शॉप ऑपरेशन की वैल्यू ये है, अभी जैसे अपन ने 10% रिड्यूस किया है, इन वाली वैल्यू को अपन क्या करेंगे, बिंड के केस में 25% क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। इतनी चीजें समझ में आ गई, टेबल समझ में आ गई, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, क्योंकि यदि ये वाले टेबल आपने याद नहीं की तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। एक टर्म आता है प्लेट कैपेसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद कर लेना, ठीक है। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। देखो प्लेट कैपेसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको देखो। प्लेट कैपेसिटी इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एटी इंटू ए एन। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सिग्मा एटी में नेट एरिया का इंटू कर देना तो क्या आ जाएगा, प्लेट कैपेसिटी आ जाएगी, ठीक है। वेयर सिग्मा एटी क्या है, सिग्मा एटी इक्वल टू स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन, एक्सियल टेंशन। तो सिग्मा एटी क्या है, स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन। समझ में आ गया। सिग्मा एटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिग्मा एटी इक्वल टू होता है 0.6 इंटू एफ वाई। इतनी चीज समझ में आ गई, ठीक है। 0.6 आपको मालूम है कि एफ वाई क्या होता था, यील्ड स्ट्रेस, इसकी वैल्यू कितनी होती थी 250। तो यदि सिग्मा एटी की वैल्यू देखूं तो कितनी आ जाएगी 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, इसका 150 आ जाएगा। तो इतनी चीजें समझ में आ गई। यदि प्लेट कैपेसिटी फाइंड आउट करने को आता है तो कर लोगे, ठीक है। अब एक टर्म आ गया एन, मतलब नेट एरिया कैसे फाइंड आउट करें उसको देखते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ नेट एरिया फॉर स्टैगर्ड पैटर्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से देखना है। देखो ये आप सामने आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, लोड हो गया, ठीक है। देखो ये आपका रिवेट 1 2 3 4 4 रिवेट हो गए, ठीक है। यदि बोल्ट है तो बोल्ट हो जाएंगे 4 बोल्ट, अभी रिवेट की बात कर रहे हैं तो रिवेट है 1 2 3 4, ठीक है। ये आपका बिट्स हो गया। देखो इस वाले रिवेट से इस वाले रिवेट के सेंटर टू सेंटर तक की डिस्टेंस क्या होती थी, पिच, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ द लोड है, देख रहे हो, डायरेक्शन ऑफ द लोड क्या हो जाएगी, पिच हो जाएगी, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई, ठीक है। आपने 4 रिवेट ले लिए, ये बिट्स हो गई, ठीक है, पिच। और पिच को आप पी से डिनोट कर देते, स्टैगर्ड पैटर्न में क्या किया, पिच को एस से डिनोट कर दिया। तो याद रखना पिच को एस से डिनोट कर दिया। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको बड़े ध्यान से देखना, फॉर्मूला बहुत आता है, ठीक है। नेट एरिया ए एन इक्वल टू, फॉर्मूला हो जाएगा बी माइनस एन डी प्लस समेशन ऑफ एस स्क्वायर डिवाइड बाई 4g। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। इनटू में क्या करना है, टी। समझ में आ गया, ये हो गया आपका, ये फॉर्मूला बन गया काय का, नेट एरिया का, ये सिंपल सा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। यहाँ वेयर लिख लो, वेयर, ठीक है। एस क्या है, एस अभी आप देख चुके हो, पिच है, ठीक है। और जो जी है वो क्या है, स्टैगर्ड, स्टैगर्ड गेज वैल्यू, स्टैगर्ड गेज वैल्यू बता रहा हूँ स्टैगर्ड क्या होता है, ठीक है। इतनी चीज हो गई, इतनी चीज समझ में आ गए। ए एन क्या है, नेट एरिया है, नेट एरिया है। टी क्या है, थिकनेस है, थिकनेस है, सब कुछ लिख लो, ठीक है। डी क्या है, डी याद रखना होल डायमीटर है, होल डायमीटर, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, होल डायमीटर है, ठीक है। और बी क्या है, टोटल विड्थ है, टोटल विड्थ है, ठीक है, टोटल विड्थ हो गई आपकी, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। और कुछ बचा है, एन नंबर ऑफ रिवेट हो जाएंगे, नंबर ऑफ बोल्ट, ठीक है। यदि देखो, यदि याद रखना, यदि बोल्ट के फॉर्म में यदि फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी माइनस एन डी नॉट, क्योंकि वहां होल्ड आया, डी नॉट से डिनोट कर देते, यहाँ रिवेट की बात कर रहे हैं इसलिए होल्ड आया, यहाँ डी से डिनोट कर लेंगे। इतनी चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो, अभी इसमें एक चीज आई है, क्या जी आई है, वो क्या है, स्टैगर्ड गेज वैल्यू। अब देखो वो क्या होती है उसको देखो। देखो इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से देखो, इसको फर्स्ट पॉइंट ले लिया, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ, इसको सिक्स, इसको सेवन, ठीक है।
अब एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखो एरिया की कैलकुलेशन देखो पहले कैसे करता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा सबसे पहले अपन ने, कलर चेंज कर लेते हैं, 1 पॉइंट। 1 पॉइंट में कैसे करेंगे बड़े ध्यान से देखना। 1 पॉइंट में मैंने देखा, देखो 1 2 4 6, मतलब सीधा सीधा फर्स्ट से लेके लास्ट तक पहुंच गया, मतलब यहाँ से लेके बिल्कुल नीचे तक जाना। 1 2 3, देखो 1 2 3 नहीं आ रहा, 1 2 4 6, मतलब इस लाइन में क्या आ रहा है, 1 2 4 6 आ रहा है, ठीक है। 4 6 में यदि आपको एरिया फाइंड आउट करना तो कैसे करेंगे, अब देखो बिल्कुल ध्यान से देखना। an इक्वल टू, ठीक है, अपन ने क्या देखा कि जो इसका फॉर्मूला है वो क्या है, b माइनस एन डी नॉट, यहाँ लिख लो, देखो an इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं, एन डी नॉट यहाँ नहीं करेंगे, क्या है b माइनस एन डी प्लस समेसन ऑफ एस स्क्वायर डिवाइड बाई 4g इंटू टी, यही है an का। अब देखो an कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 2 4 6 में, ठीक है। b की वैल्यू क्या है, b है टोटल। यदि देखो एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ, परमानेंट नहीं है कि आप समझो 30 40 आपने बता दी थी, एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल मान लिया कि ये 30 है 40 है 50 है 40 है 30 है, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा, 190 हो जाएगा। ऐड कर लेना इसको, 190 हो गया, ठीक है। तो देखो b की वैल्यू मैंने 190 रख दिया, एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। n की वैल्यू, अब देखो इस वाली लाइन में 1 2 4 1 से लेके 6 तक आपके रिबिट कितने आए, 1 और 2 ही आए, यानी कि n की वैल्यू अपन ने 2 रख दी, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, डी नॉट की, ठीक है। अभी डी नॉट कुछ गिवन नहीं है ना, ठीक है, तो अपन ने डी नॉट जो कहते हैं रख दिया, या यहाँ पे डी कर देंगे, ठीक है। डी नॉट वोल्टेज में होता है, यहाँ पे अपन ने उसको होल्ड आया को डी से डिनोट किया तो डी कर दिया, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस। अब बात आती है समेसन ऑफ एस स्क्वायर डिवाइड बाई 4g। एस की वैल्यू तो अपने पास है, क्या, एस की वैल्यू तो अपन ने देख ली, देखो इधर एस की वैल्यू तो अपन ने देख ली 60 है, लेकिन जी कहाँ है, जी क्या है, स्टैगर्ड गेज वैल्यू है। अब स्टैगर्ड का मतलब होता है, देखो यहाँ से ऐसे क्रॉस में जाए, क्रॉस में। अब जो बताओ इस वाली लाइन में कोई क्रॉस गए हैं क्या अपन, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आए, कोई क्रॉसिंग मिली का, देखो यहाँ से ऐसे, यहाँ से इस टाइप से, यहाँ से इस टाइप में, इसको बोलते हैं गेज। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। स्टैगर्ड गेज किसको बोलते हैं, जब आप इस पॉइंट से लेके थर्ड में आ जाते, मतलब ऐसे क्रॉस चले जाते, थर्ड से फोर्थ में आ जाते, फोर्थ से फिफ्थ में जाते, इसको बोल देंगे, क्या बोल देंगे, स्टैगर्ड गेज। यानी कि इसका मीन्स ये समझ में आया, तो गेज तो है ही नहीं, यानी जीरो, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इंटू टी हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई, एग्जाम्पल समझ में आ गया, an कैसे निकालेंगे, ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। अब दूसरा केस क्या बन जाएगा, देखो दूसरा केस बनता है, देखो दूसरा केस क्या बन जाएगा, दूसरा अपन ने बना लिया 1 2 3 4 6। अब देखो कैसे बना दे, 1 2 3 4 6, मतलब देखो 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, 3 से 4 गए, 4 से 6 चले गए। देखना 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 6, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। मतलब आपको अब बताओ चीज़ें देखो कैसे समझ में आएंगी, देखना बिल्कुल ध्यान से देखना। 1 से 2 गए, 3 4 6 यहाँ तक चलेगा। अब देखो इसका an कैसे फाइंड आउट करेंगे, बड़े ध्यान से देखना। an इक्वल टू, फॉर्मूला तो वही है, b की वैल्यू आप क्या 190 ले चुके हो, 190 माइनस, ठीक है, n। अब देखो n की वैल्यू कितनी आएगी, देखना 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 6, देखो यहाँ से यहाँ तक एक मिला, फिर यहाँ तक गए दूसरा, तीसरा, मतलब रिबिट कितने हो गए, 3 हो गए। यानी कि आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि देखो n की वैल्यू 3 आ गई और d की वैल्यू जो की थे, d तो कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं, क्वेश्चन में गिवन होगा तभी लिखेंगे, अभी एग्जांपल देके समझ रहे हैं। प्लस समेसन ऑफ एस स्क्वायर डिवाइड बाई 4g, देखो इधर समझो, समेसन ऑफ एस स्क्वायर डिवाइड बाई 4g का मतलब है आपको जितने स्टैगर्ड गेज मिल जाएंगे, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, ऐड करना है। देखो इसमें स्टैगर्ड देखो कितने मिले हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक आए 1 और यहाँ से यहाँ तक आए 2, मतलब यहाँ अपन क्या लिख सकते हैं इसके इक्वल में, देखो इसके इक्वल में आप लिख सकते हो क्या, S1, देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, एस स्क्वायर डिवाइड बाई 4g1 प्लस एस स्क्वायर डिवाइड बाई 4g2। यही चीज़ समझ में आई, देखो यही चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, देखो बड़े ध्यान से देखना। ऐसी वैल्यू, क्योंकि देखो एस को मैंने वही क्यों रखा, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक देखें, यदि देखो यहाँ से यहाँ तक आए
तो यदि यहाँ से लेके यहाँ तक की पिच की वैल्यू देखो तो वही होने वाली, यहाँ से यहाँ तक की देखो तो पिच की वैल्यू तो वही है, लेकिन गेज डिस्टेंस अलग अलग होगी, वो बता रहा हूँ क्यों। देखो तो इसलिए मैंने अलग अलग लिख दी। अब देखो इसको अपन सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो प्लस समेशन ऑफ एस स्क्वायर डिवाइड बाई 4g होता है, ठीक है, एस स्क्वायर। अब एस स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 60 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ठीक है। अब g की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ गेज कितनी है, गेज देखो यहाँ से लेके यहाँ तक गेज डिस्टेंस क्या होती थी, यही होती थी, देखो ये हो गई, ठीक है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती थी, मतलब 1 रिवेट से सेकंड रिवेट के बीच की डिस्टेंस। देखो इस वाले सेंटर से इस वाले सेंटर में कितना आ रहा, 40 आ रहा, 40 आ रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ में लिख दिया 40, ठीक है, प्लस अब देखो s की वैल्यू तो वही 60 का होल स्क्वायर डिवाइड में 4। अब g2 अब देखना, g2 देखो कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब 3 से 4 तक की गेज डिस्टेंस देखो, इस वाले सेंटर से इस वाले सेंटर की डिस्टेंस क्या है, 50, इसीलिए देखो g1 g2 लिखा था, यहाँ लिख दिया अपन ने 50 और इंटू t कर दिया। इतनी चीज़ समझ में आ गई, मतलब 1 2 3 4 6 का यदि an फाइंड आउट करना है तो कर लोगे, मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप नेट एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। तीसरा केस क्या बनता है, देखो तीसरा केस अपन ने बना लिया क्या, देखो तीसरा केस कलर चेंज करके बनाते हैं। देखो तीसरा केस बना लिया अपन ने 1 2 3 5 7। अब देखो कैसे बना, 1 2 3 5 7, 1 2 3 5 7, मतलब देखो यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ तक। तो आपका देखो गेज स्टैगर्ड गेज कितना मिला, एक ही मिला है, बाकी तो देखो कोई स्टैगर्ड गेज नहीं मिला। तो इसका देखो क्या बन जाएगा, आप देखो जल्दी जल्दी करते हैं। देखो an इक्वल टू क्या हो जाएगा, b की वैल्यू 190 है माइनस nd, देखो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू देखो यहाँ से लेके यहाँ तक गए, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब n की वैल्यू 1 2 3, मतलब 3 ही मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर ने क्या लिख दिया 3, dj को देखो आ जाएगा समेशन ऑफ एस स्क्वायर डिवाइड बाई 4g। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो स्टैगर्ड तो एक ही मिला है, यानी कि एस स्क्वायर डिवाइड बाई 4g। अब s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 और g की वैल्यू कितनी 40। तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ, एस स्क्वायर डिवाइड बाई 4g की जगह 60 का होल स्क्वायर डिवाइड में 4 और g की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 इंटू टी। तो यदि आपको नेट एरिया निकालना है स्टैगर्ड कंडीशन में तो आप निकाल लोगे, स्टैगर्ड पैटर्न बनता है तो नेट एरिया कैसे फाइंड आउट करना वो देख लिया आपने, चीज़ें समझ गए ना, ठीक है। अब देखो अब एक चीज़ देखो, एक चीज़ क्या देखेंगे अपन ने, देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, बोल्टेड कनेक्शन के केस में अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद करवा रहा हूँ। बोल्टेड कनेक्शन का जब आपने an निकाला था वो क्या निकाला था, b माइनस nd नॉट इंटू टी वाला फॉर्मूला बताया था, ध्यान करो, ठीक है, क्लास देखी होगी तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अभी अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा है an का, स्टैगर्ड के फॉर्म में क्या पढ़ा है, b माइनस एन डी प्लस समेशन ऑफ एस स्क्वायर डिवाइड बाई 4g, ठीक है, इंटू टी, ठीक है। अब देखो यदि बात अपन बोल्टेड कनेक्शन की कर रहे हैं तो होल्ड आया डी नॉट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और यदि उसमें स्टैगर्ड गेज नहीं बनता तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो an का वापस फॉर्मूला क्या बन गया है, b माइनस एन डी नॉट इंटू टी। तो याद करो जब मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था नेट एरिया का, वो यही वाला फॉर्मूला लिखवाया था, देखो वही वापस बन गया। तो इस चीज़ से क्या समझ में आता है आपको कि आप एक फॉर्मूला याद कर लो, स्टैगर्ड पैटर्न वाले का सारे फॉर्मूले आप बना ले जाओगे। मतलब आपने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद कर लिया, यदि उसमें गेज स्टैगर्ड है, ठीक है, स्टैगर्ड गेज है तो आप उसकी वैल्यू रख देना, नहीं है तो उसको 0 कर देना, बाकी आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई, बढ़िया इस तरीके से देखो अपन ने केस बना के कर लिए, ठीक है, इतनी चीज़ समझ गए। एसेंट्रिक कनेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले इसको टिक करो, जितना इंपॉर्टेंट हो लगाओ, ठीक है। एसेंट्रिक कनेक्शन के न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, इससे क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं, ठीक है। तो इसको बड़े ध्यान से नोट करना, जैसे मैं पढ़ाऊँ उसको पढ़ लेना, ठीक है, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। देखो इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डज नॉट कोइंसाइड with the bolt group center of gravity then it is known as eccentric connection। मतलब देखो एग्जाम्पल से आप समझो, ठीक है। देखो ये आपका ग्रुप हो गया, ठीक है, ये आपका ग्रुप हो गया, यहाँ पे मैंने बोल्ट लगा दिए, ये बोल्ट है, ठीक है, बोल्ट लगा दिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक प्लेट लगा दी इस टाइप से, ध्यान से देखना, फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपका लोड हो गया, ठीक है। तो उसने क्या बोला,
व्हेन दी लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स, देखो ये आपका फोर्स हो गया, ये लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स डज नॉट कोइंसाइड विद दी बोल्ट ग्रुप सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब जो आपका बोल्ट ग्रुप बन रहा है इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उससे क्या कोइंसाइड नहीं करेगी, ठीक है, इसी को उसने एसेंट्रिक कनेक्शन बोल दिया। समझ में आ गया? व्हेन द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स डज नॉट कोइंसाइड विद दी बोल्ट ग्रुप सेंटर ऑफ ग्रेविटी इट इज नोन एज एसेंट्रिक कनेक्शन, मतलब जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगी वो कोइंसाइड किससे नहीं करेगी, बोल्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनने वाला है उससे कोइंसाइड नहीं करेगी, ठीक है। एसेंट्रिक कनेक्शन दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट होता है ब्रैकेट फर्स्ट और सेकंड होता है ब्रैकेट सेकंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों को बढ़िया डीपली पढ़ते हैं। ब्रैकेट फर्स्ट, इन दिस टाइप ऑफ कनेक्शन द लाइन ऑफ एक्शन फोर्स लाइज इन दी सेम प्लेन, याद रखना, ठीक है। जो ब्रैकेट फर्स्ट होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो लाई करता है सेम प्लेन पर, दैट इज प्लेन ऑफ द कनेक्शन, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब देखो ब्रैकेट फर्स्ट ये हो गया, इसमें जो चीज़ याद करनी है वो बता रहा हूँ, ठीक है, इसके क्योंकि न्यूमेरिकल बनने वाले हैं, ठीक है, तो इसके थोड़ी से पॉइंट पढ़ो। पहला पॉइंट क्या है, द एसेंट्रिसिटी ऑफ द लोड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम अ सेंटर ऑफ बोल्ट ग्रुप विच इज जनरली द सेंटर ऑफ कॉलम वेव। इसका मीन्स क्या होगा, आपको जब एसेंट्रिसिटी ऑफ लोड कैलकुलेट करना है तो जो बोल्ट ग्रुप है, जो बोल्ट ग्रुप हो गया उसके क्या सेंटर से अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, इसके सेंटर से फाइंड आउट करेंगे एसेंट्रिसिटी ऑफ लोड। दूसरा पॉइंट क्या है, व्हेन द लोड इज ट्रांसफर on the center of gravity of the bolt group then it is exert the direct force and a torsional movement, because of this direct force and torsional movement the bolt are subjected to shear stress। इसका मीन्स क्या हुआ, जब लोड को आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बोल्ट ग्रुप में क्या ट्रांसफ़र कर रहे हो, देखो इसको यहाँ तक ला रहे हो, तो देखो जब इसको यहाँ ट्रांसफ़र करोगे तो लोड तो आएगा, साथ में क्या आएगा, टॉर्सनल मूवमेंट भी आ जाएगा, मतलब जो आपका P है वो तो आने वाला है, ठीक है, डायरेक्ट फोर्स हो गया एंड साथ में क्या हो जाएगा, टॉर्सनल मूवमेंट आ जाएगा। टॉर्सनल मूवमेंट क्या हो जाएगा, P/E हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, अंडर द एक्शन ऑफ डायरेक्ट फोर्स आर द कनेक्टर आर एज्यूम टू रेजिस्ट एंड इक्वल टू फोर्स दैट इज F1 इक्वल टू P/N। इसको याद कर लेना, ठीक है, जो F1 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, P/N हो जाएगा। अब देखो इसको देखो, ये हो गया, ठीक है, F1 तो आपने फाइंड आउट कर लिया, देखो F1 ये है, ठीक है, F2 ये हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स ये हो जाएगा। अब देखो F2 क्या हो जाएगा, देखो F2 ये लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा क्या, टॉर्सनल मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है, P, ठीक है, ये आपके क्या हो गए, बोल्टेड हो गए, जैसे ग्रुप में आपने बांटे वैसे ही डिवाइड कर दिए, देखो 4 4 हैं, ठीक है, ये 4 4 अपन ने डिवाइड कर दिए, ठीक है, तो आपका ये F2 हो गया इस टाइप से, ठीक है। अब F2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे वही इंपॉर्टेंट है। F2 इक्वल टू क्या होता है, PE R मैक्सिमम डिवाइड बाई समेसन ऑफ R स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपने F1 का फॉर्मूला क्या फाइंड आउट किया था, यही लिख लो, F1 इक्वल टू अभी आपने फाइंड आउट किया P/N हो गया, और F2 का फॉर्मूला क्या हो गया, PE R मैक्सिमम डिवाइड बाई समेसन ऑफ R स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि यहाँ से रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, FR इक्वल टू F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से आप रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट कर लोगे, और हमेशा याद रखना जब रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू इज लेस देन क्या हो जाएगी, बोल्ट कैपेसिटी, ठीक है, बोल्ट कैपेसिटी, या अपन लिख सकते हैं क्या, रिवेट कैपेसिटी, और में लिख सकते हैं क्या, रिवेट कैपेसिटी, रिवेट कैपेसिटी, ठीक है। देखो रिवेट की बात करेंगे तो रिवेट कैपेसिटी आएगी, बोल्ट की बात करेंगे तो बोल्ट कैपेसिटी। इसकी वैल्यू यदि रिजल्टेंट फोर्स से क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, या अपन कह सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू बोल्ट कैपेसिटी से कम हो गई, तो इसका मतलब हैंस ओके, मतलब आपकी वैल्यू सेफ है, ठीक है, हैंस ओके, ठीक है, समझ में आ गया। तो रिजल्टेंट फोर्स आप समझ जाओगे, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट कर लेना। रिजल्टेंट
अब देखो इसमें जो आर मैक्सिमम की वैल्यू है समीशन ऑफ आर स्क्वायर है वो कैसे समझ में आएगा जब हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। तो आपकी जो नेक्स्ट क्लास आएगी, ठीक है, उसमें हम लोग रिवेट कनेक्शन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसमें सेंट्रिक कनेक्शन के बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ऑटोमेटिक आप आर मैक्सिमम समीशन ऑफ आर स्क्वायर पी जितना सारा सब कुछ समझ जाओगे, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे, उसका एंगल कैसे निकालेंगे, सब कुछ निकाल लोगे, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने ये चीज़ पढ़ ली, ठीक है। बेसिक चीज़ पढ़ चुके हैं। F1 F2 इसका फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। F1 का क्या होता है, F2 का क्या होता है, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं उसकी वैल्यू आएगी, तो ठीक है। वोल्ट कैपेसिटी रिवेट कैपेसिटी आप पहले ही पढ़ चुके हो तो वैसे निकालना है, ठीक है। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। इसमें एक और टॉपिक आता है क्या, कैलकुलेशन ऑफ नंबर्स ऑफ बोल्ट। इसको और पढ़ लो, कैलकुलेशन ऑफ नंबर्स ऑफ बोल्ट, ठीक है। नंबर्स ऑफ बोल्ट इसका फॉर्मूला भी आता है और कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है। इसको और देख लेते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा n = रूट ऑफ 6m डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, स्मॉल p आर बी इंटू एन डैश। वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ लिखते हैं वेयर m = क्या हो जाएगा, मूवमेंट होता है तो क्या हो जाएगा p इंटू ई, ठीक है। तो m की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। m की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। और जो आपकी p की वैल्यू है, p क्या है, यहाँ पे है पिच, p क्या हो जाएगी, पिच हो जाएगी, ठीक है। एन डैश क्या है, एन डैश बड़े ध्यान से समझना है। एन डैश क्या है, नंबर्स ऑफ वर्टिकल रोज, ठीक है। नंबर्स ऑफ वर्टिकल रोज। अब वर्टिकल रोज कैसे होंगे इसको देख लो डायग्राम में। देखो वर्टिकल रोज का मतलब है, देखो इधर वर्टिकल रो, देखो ये है नंबर्स ऑफ वर्टिकल रो कितनी है, 1 और 2, ठीक है। तो 2 हो गई नंबर्स ऑफ वर्टिकल रोज। तो ये समझ में आ गया एन डैश क्या हो जाएगा, वर्टिकल नंबर्स ऑफ रोज, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई एन डैश, ठीक है। एन डैश जब समझ में आ गई तो हमेशा याद रखना जो एन डैश होगा वो ऑलवेज इवन नंबर में होगा, इवन नंबर्स में रहेगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू ऑफ रो कितनी रहेंगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ रोज रहेंगी वो कितनी रहेंगी, 2 रहेंगी। ये बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल फिट कर लो दिमाग में, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। जो एन की वैल्यू होगी कैपिटल एन क्या, टोटल नंबर्स ऑफ बोल्ट, टोटल नंबर्स ऑफ बोल्ट, ठीक है। टोटल नंबर्स ऑफ बोल्ट क्या हो जाएंगी, देखो n = हो जाएगा n इंटू एन डैश, ठीक है। टोटल नंबर्स ऑफ बोल्ट ऐसे फाइंड आउट कर लोगे। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब बची आर बी क्या है, रिवेट वैल्यू है, रिवेट वैल्यू है। यदि बोल्टेड कनेक्शन की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगी, बोल्ट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी चीज़ समझ गए हो। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, नंबर्स ऑफ बोल्ट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ गए। एन डैश यदि आपको मालूम है वो एन की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे तो टोटल नंबर निकाल सकते हो, n = n इंटू एन डैश से। इतनी चीज़ समझ गए ना, कोई डाउट नहीं है। तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, नंबर्स ऑफ बोल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तक पूरी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से देखो फिर से बता दे रहा हूँ। ब्रैकेट फर्स्ट में आपको कुछ नहीं, एक फार्मूला याद करना है, F1 = P डिवाइड बाई N। दूसरा फार्मूला क्या याद करना है, F2 = P आर मैक्सिमम समीशन ऑफ आर स्क्वायर, आर मैक्सिमम और आर स्क्वायर। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे कल की क्लास में तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कैसे निकालते हैं, एंगल भी समझ जाओगे, सब कुछ समझ जाओगे। इसीलिए कल की क्लास तो ज़रूर देखना। यदि आज की क्लास तभी आपकी सक्सेस होने वाली है जब कल की क्लास देख लोगे, नहीं तो क्वेश्चन कैसे करोगे। इसलिए कल की क्लास ज़रूर देखना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो आएगी, नेक्स्ट क्लास मंडे को आएगी, संडे तो ऑफ रहता है, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट सेकेंड की बात करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ कनेक्शन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स लाइज इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ कनेक्शन। याद रखना, ठीक है। उसमें क्या था, लाइज सेम प्लेन में था, इसमें लाई कहाँ कर रहा है, इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ कनेक्शन। ये हो गया आपका ब्रैकेट सेकंड। देखो ब्रैकेट सेकंड का ये डायग्राम हो गया, ये पी हो गया, ये सेंट्रिसिटी हो गई, ये न्यूट्रल एक्सेस हो गया, ये आपके रिवेट लगे हैं, ये हाइट हो गई, ठीक है। इसका एक ही क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि जो इंटरेक्शन फॉर्मूला होता है वही पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी एक ही चीज़ आपको याद रखना है, जो इंटरेक्शन फॉर्मूला है वो क्या होता है उसको याद कर लो, और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस वाले में, ठीक है। देखो जो इंटरेक्शन फॉर्मूला होता है, इंटरेक्शन फॉर्मूला उसी को क्या बोलते हैं, यूटिलाइजेशन रेशियो, ठीक है।
इंटरेक्शन फॉर्मूला, इसको बड़े ध्यान से पढ़ लो, बस इसको ही पढ़ना है इस टॉपिक में, ठीक है। देखो पी एस कैलकुलेटर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, पी एस कैपेसिटी, ठीक है, ब्रैकेट में बंद करो इसको, ठीक है, कर दिया, होल स्क्वायर लगाया, प्लस किया, ठीक है, टी कैलकुलेटर डिवाइड बाई टी कैपेसिटी, फिर ब्रैकेट में इसको बंद किया, होल स्क्वायर लगाया, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, जितना इंपॉर्टेंट हो सके लगा लो, क्योंकि हर पेपर में ये वाला फार्मूला पूछ लिया जाता है। उसमें सिंपल सा एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि इंटरेक्शन फार्मूला या यूटिलाइजेशन फार्मूला क्या होता है। उसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, ऐसा ऑप्शन दिख जाए तो आप टिक कर देना, बस इतनी चीज़ पर समझना है, ठीक है। ब्रैकेट सेकंड में और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। VAR भी लिख लेते हैं। जो PS कैलकुलेटर है वो क्या है, इट इज डायरेक्ट वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन बोल्ट, ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या है, PS कैपेसिटी क्या है, ये क्या है, बोल्ट कैपेसिटी इन शियर एंड वियरिंग, ठीक है। इतनी चीज़ ये समझ में आ गई। और देखो जो टी कैलकुलेटर है वो क्या है, टेंशन फोर्स ऑन दी बोल्ट, ठीक है। लास्ट क्या है, टी कैपेसिटी क्या है, टी कैपेसिटी है टेंशन कैपेसिटी, ठीक है, ऑफ दी बोल्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको तो ये वाला फार्मूला रट लेना और कुछ नहीं करना है। मैं बार बार बोलता हूँ कि जो इंटरेक्शन फार्मूला है वो क्या है, पी एस कैलकुलेटर डिवाइड बाई पी एस कैपेसिटी का होल स्क्वायर प्लस टी कैलकुलेटर डिवाइड बाई टी कैपेसिटी का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा फार्मूला आता है, ठीक है। कभी कभी एक फार्मूला और इसी का बना देते हैं, वो फार्मूला क्या है मैं बताता हूँ। देखो दूसरा फार्मूला क्या बना देता है वो, अकॉर्डिंग टू 1984 के अकॉर्डिंग जो ये वाला फार्मूला वो क्या है, कुछ नहीं किया उसने, वही फार्मूला तो वही है। देखो पी कैलकुलेटर डिवाइड बाई पी कैपेसिटी का होल स्क्वायर प्लस टी कैलकुलेटर डिवाइड बाई टी कैपेसिटी, ठीक है, टी कैपेसिटी का होल स्क्वायर, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू 1.4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यदि ए अकॉर्डिंग टू 1984 पूछता है तो क्या हो जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू 1.4। यदि ये वाला फार्मूला इसमें से 2 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन दिख जाता है तो आप टिक कर देना, लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा तो सही है, और लेस देन इक्वल टू 1.4 हो जाएगा तो भी सही है, ठीक है। यदि वो अकॉर्डिंग टू 1984 पूछता है तो लेस देन इक्वल टू 1.4 लिखना, बाकी आपको यही लिख देना। तो इसके यहाँ तक आपने पढ़ लिया, ठीक है। ब्रैकेट सेकंड में और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ब्रैकेट सेकंड में जितना बताया आपको एक ही फार्मूला पढ़ना है, ठीक है, इसको याद कर लेना और कुछ नहीं याद करना है, ठीक है। ब्रैकेट फर्स्ट में मैंने जो फार्मूले बताया उसको याद कर लेना। देखो फिर से देख ले रहे हैं एक बार, मैंने जो फार्मूले बताए थे वो क्या बताए थे, F1 का और F2 का फार्मूला बताया है, उसको देख लेना, ठीक है, और इसको भी देख लेना, ठीक है। जो आपने कैलकुलेशन ऑफ नंबर्स ऑफ बोल्ट फाइंड आउट किए वो कैसे, उसको देख लेना, और ये वाली समरी देख लेना, F1 इक्वल टू P डिवाइड बाई N और F2 इक्वल टू PER मैक्सिमम डिवाइड बाई समेशन ऑफ R स्क्वायर, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। बिल्कुल नहीं घबराना, जो आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी मंडे को, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आने वाले, उसमें खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वो आप सेंट्रिक कनेक्शन के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सब कुछ कर लेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा F1 कैसे निकालते हैं, F2 कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं, और उसमें आपको बताऊंगा इंटरेक्शन जो फार्मूला है उसके क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। और रिवेट कनेक्शन के और कितने क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे कवर कर लेंगे, ठीक है। रिवेट वैल्यू कैसे निकालते हैं उसका भी एक क्वेश्चन करेंगे, इसलिए जो आपकी नेक्स्ट क्लास मंडे को सुबह 7 बजे आएगी उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई।
कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक बिल्कुल समझ गए हो, ठीक है। तो बिल्कुल इस क्लास को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बिल्कुल नोट कर लेना, ठीक है, अच्छे से लिख लेना, एक आध बार पढ़ लेना, और जब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ठीक है, मेरे लिए एक अच्छा सा कमेंट लिख देना, सेशन को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।